गाइस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को आगे पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इसमें जो कवर टॉपिक्स होंगे वो होंगे व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्रीज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, वैल्यूज़ निकालना सीखेंगे पॉलिनोमियल्स की, देन ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, लॉन्ग डिवीज़न मेथड पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड देन लास्ट फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। दोस्तों अब हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और अगर आपने वीडियो एंड तक देखी तो मेरी गारंटी है ये टॉपिक आपको काफ़ी इजी लगने लग जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। दोस्तों पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल्स को हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद। बहुपद का मतलब क्या होता है? देखो ये दो शब्द से मिलकर बना है पॉलिनोमियल्स। एक तो है पॉली, दूसरा है नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। मैनी टर्म्स, जब बहुत सारी टर्म्स आपस में मिल जाती है तो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। अब दोस्तों टर्म्स क्या होती है? हमारी टर्म्स होती है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। जब वेरिएबल और कोफिशिएंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसको टर्म कहते हैं। अब ये वेरिएबल और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? दोस्तों वेरिएबल का मतलब होता है अल्फ़ाबेट्स या फिर लेटर। हमें किसी भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन में अल्फ़ाबेट्स दिखेंगे, जैसे कि 4a 7x 2y। इसमें जो a, x और y है ये हमारे वेरिएबल्स कहलाएंगे। वेरिएबल्स को दोस्तों हिंदी में चर कहते हैं। और दोस्तों सिमिलरली हमारा होता है कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होता है? हमारा नंबर, जैसे कि 4a 7x 2y, इस तरह की हमें एक्सप्रेशंस दिख रही है तो उसको हम उसमें जो हमारे नंबर्स दिखेंगे, जैसे कि 4 7 2, ये जो हमारे नंबर्स हैं ये हमारे कोफिशिएंट्स कहलाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। तो दोस्तों जब वेरिएबल और कोफिशिएंट्स आपस में मिल जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो वो टर्म्स कहलाते हैं। जैसे कि 7x, ये 7 हमारा कोफिशिएंट्स है, x हमारा वेरिएबल है, तो कोफिशिएंट और वेरिएबल आपस में मिलकर एक टर्म बना देंगे। ऐसे ही हमारा ये 2/3 एक्स स्क्वायर है, तो 2/3 हमारा कोफिशिएंट है और एक्स स्क्वायर हमारा वेरिएबल है, तो एफ कोफिशिएंट और वेरिएबल मिलकर हमारा एक टर्म बना रहा है। ऐसी बहुत सारी बनाएंगी। अब दोस्तों जब आपस में बहुत सारी टर्म्स मिलकर, जब बहुत सारी टर्म्स आपस में मिल जाती है तो उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 7x² + 4x + 3। अब दोस्तों ये जो 7 है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है 7 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है, x है, ये जो अल्फ़ाबेट्स हमें दिख रही है हमारे वेरिएबल्स है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो 4 है ये x का कोफिशिएंट है, ये x के साथ है तो ये x का कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर के साथ है तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक नंबर है, तो दोस्तों ये कांस्टेंट कहलाता है। जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखो एक टर्म, दो टर्म और एक कांस्टेंट, मतलब एक से ज़्यादा टर्म मिलकर हमारा ये एक्सप्रेशन बना रही है, तो इस एक्सप्रेशन को हम कह देते हैं पॉलिनोमियल्स। समझ में आया दोस्तों? अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों हमने पढ़ लिया कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, वो किस किस टर्म से मिलकर बनते हैं। टर्म्स क्या होती है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, है ना, वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। अब दोस्तों अगर हम वेरिएबल्स के टर्म्स में समझे, वेरिएबल्स के फॉर्मेट में समझे, अभी आपको समझा दूंगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर हम वेरिएबल्स के हिसाब से समझे तो पॉलिनोमियल्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल आएगा। एक वेरिएबल का मतलब है कोई भी एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर आएगा हमारे पास। जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पर हमारा x² + 3x + 4 है, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट दिख रहा है हमें, x है ना, और कोई अल्फ़ाबेट तो नहीं दिख रहा हमें, ABCD X Y Z कुछ तो नहीं दिख रहा, सिर्फ x दिख रहा है ना। तो जिसमें एक ही तरह का अल्फ़ाबेट दिखाई दे वो हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाता है। अब दूसरा है पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। इसके नाम से आप समझ गए होंगे, इसके अंदर दो तरीके के वेरिएबल्स हैं। दो तरीके के कैसे? देखो 2x + 4y। अब इसमें x भी दिख रहा है और y भी दिख रहा है, अलग अलग दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ हमें x और x दिख रहे थे, इसमें हमें x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है। अब तीसरा है हमारा पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स में क्या होंगे? हमें 3 तरीके के वेरिएबल्स दिखेंगे, 3 तरीके की अल्फ़ाबेट्स दिखेंगी, जैसे कि यहाँ पर a है, b है और c है।
तो ये 3 वेरिएबल्स वाला हो गया, ये 2 वेरिएबल्स वाला हो गया और ये 1 वेरिएबल वाला हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बात नोट कर लेते हैं, ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। क्या देखेंगे हम इसमें, जैसे कि कोई भी पॉलिनोमियल है हमारे पास एक टर्म वाला, इसके अंदर देखो एक टर्म है, एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, एग्जांपल जैसे कि 4x हो गया, 3y हो गया, ये एक, इसमें सिर्फ एक टर्म है, इसमें भी सिर्फ एक टर्म है। तो एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल्स कहते हैं, इसको हिंदी में एक पदी कहते हैं। ठीक है, जो एक टर्म वाला होता है वो मोनोमियल होता है। ऐसे ही जो दो टर्म वाले होते हैं, एग्जाम्पल 4x + 2y, ये दो टर्म बन गए ना, एक और एक दो, ये भी दो टर्म बन गई। तो जो दो टर्म वाले होते हैं उनको हम कहते हैं बायनोमियल। बायनोमियल को हिंदी में कहते हैं द्विपदी। अब ऐसे ही तीन टर्म वाला होता है दोस्तों, तीन टर्म वाले में जैसे कि x², 2x + 7, 4x + 7 - 3z, इसमें तीन तरीके की टर्म है, इसमें भी तीन तरीके की टर्म है। तो दोस्तों जिसमें तीन तरीके की टर्म होती है उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम त्रिपदी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे डिग्री की। डिग्री क्या होती है, डिग्री को हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद की घात, मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री। बहुपद मतलब पॉलिनोमियल। तो डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। हमें कोई भी पॉलिनोमियल दे देंगे, x² + y³ + z⁴, कुछ भी पॉलिनोमियल दे देंगे, उसमें जो पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर होंगी, जैसे कि यहाँ पर 4 दिख रही है हमें, सबसे हाईएस्ट पावर 4 है, तो उस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 4 हो जाएगी, हाईएस्ट डिग्री इज़ 4। ठीक है, अब इसमें भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास x⁴ 2 है + y⁴ है, तो उसमें सबसे ज़्यादा पावर कौन सी है, 5। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई हमारी 5, है ना, डिग्री लिख देंगे आगे 5, इसकी हो जाएगी 5 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही इसके टाइप्स होते हैं डिग्री के भी। अगर हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोला मैंने, अगर हमारी डिग्री 1 है पॉलिनोमियल की तो उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हम हिंदी में रैखिक बोलते हैं, रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि x + 1, इसकी डिग्री क्या है, इसकी पावर क्या है, x के ऊपर कितनी पावर होगी। अगर ऊपर पावर कुछ नहीं होती तो ऊपर हम 1 मान लेते हैं, तो ऊपर पावर है 1, तो इसका मतलब इसकी डिग्री है 1। इसके ऊपर कितनी पावर है 1, इसके ऊपर कितनी पावर होगी 1, ऐसे इनके ऊपर भी 1। जिनके ऊपर पावर नहीं शो करके रखते, इसका मतलब है उनके ऊपर पावर 1 है, और जिनकी पावर 1 होती है उनकी डिग्री 1 है, मतलब उनको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, हम लीनियर इक्वेशंस भी पढ़ेंगे आगे जाके। अब बात करते हैं जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं द्विघाती, द्विघाती बहुपद। अब दोस्तों इसमें एग्जांपल है x² + 2y। अब दोस्तों y के ऊपर तो पावर 1 मानी जाएगी और x के ऊपर पावर 2 है, तो उसकी डिग्री हो गई 2, हाईएस्ट पावर हो गई 2, है ना। ऐसे इसके ऊपर देखो 3a² - 2b है, तो b के ऊपर पावर 1 मानी जाएगी, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या हो गई 2। तो इन दोनों पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो गई, और जिन भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 होती है वो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं, हिंदी में बोले तो द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, ऐसी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो गई उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद। अब एग्जांपल से समझते हैं, 6y³। ठीक है, 6y³, इसकी सबसे ज़्यादा पावर क्यूब है 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ऐसी 3a³ + 2y² - z, इसकी सबसे ज़्यादा पावर क्या हो गई, इसकी सबसे ज़्यादा पावर है 3 मतलब क्यूबिक, है ना, डिग्री 3 हो गई तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, एक और आता है जिसकी डिग्री होती है 0। दोस्तों जिसकी डिग्री 0 हो जाए, है ना, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि x की पावर 0 हो गई अगर, तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। अगर 7 की पावर 0 हो गई तो भी वो 1 के बराबर हो जाएगा। अगर 999 की पावर 0 हो गई तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी नंबर की पावर, किसी भी नंबर की, किसी भी एक्सप्रेशंस की, किसी भी इक्वेशन की पावर अगर 0 हो जाती है, होल पावर 0 हो जाती है, तो वो जो नंबर है, जो भी नंबर है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, वो नंबर 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। दोस्तों हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ लिया, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, डिग्रीज़ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू के बारे में।
दोस्तों ये पी एक्स का मतलब होता है पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये पी एक्स। अब पी एक्स लिखेंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और सीधा पॉलिनोमियल लिख देंगे। ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब दोस्तों मैं x की जगह कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करूँगा जिससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं x की जगह कोई भी रैंडम नंबर पुट कर सकता हूँ। तो सपोज़ करो मैंने x की जगह 1 पुट कर दिया। तो दोस्तों 1 पुट करने पर क्या आएगा, जहाँ जहाँ x होएगा वहाँ मैं 1 लिख सकता हूँ। तो दोस्तों p की जगह अगर मैं 1 लिख दूँ, पी एक्स की जगह मैं 1 लिखूँगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x की जगह क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 6। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने 1 पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे सिंपली। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 ज़ा 2 होता है, प्लस 6। तो दोस्तों ये क्या हो गया 6 7 8 9, तो ये हो गया 9। इसका आंसर आ गया 9। तो दोस्तों सिंपल ये x की जगह 1 पुट करने पर इसकी जो वैल्यू आई है पॉलिनोमियल की वो 9 आई है। ठीक है, तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों सिमिलरली मैंने एक और एग्जांपल लिया है यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। तो ये पी एक्स पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों यहाँ पर x की जगह मैं कोई भी रैंडम नंबर ले सकता हूँ जिससे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू आ सके। तो मैं x की जगह क्या लूँ, x की जगह मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 3। तो जहाँ जहाँ 3 होगा वहाँ पर मैं, जहाँ पर x होगा वहाँ पर मैं 3 पुट कर सकता हूँ। तो दोस्तों p ऑफ x की जगह क्या लिख दूंगा, p ऑफ 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स की जगह 4 इंटू 3 प्लस 7। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 3 ज़ा 12 प्लस 7। तो दोस्तों ये हो गया 9 प्लस 7 कितना हो गया 16 प्लस 12, 16 प्लस 12 कितना हो गया 28। तो ये 28 हमारी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, बस हमें x या y की जगह कोई भी हमें वेरिएबल दे रखा होगा उसकी जगह हमें कोई नंबर पुट करना है और उसकी वैल्यू निकाल लेनी है कैलकुलेट करके। तो दोस्तों ये थी हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना। दोस्तों अब हम बात करेंगे ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल को हम हिंदी में कहते हैं बहुपद के शून्यांक। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि हमें कोई भी पॉलिनोमियल अगर दे रखा है उसके अंदर x की हम कोई भी अगर ऐसी वैल्यू पुट कर दे कि जिससे इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाए, तो उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़। यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा है x की कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दो जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाए, तो जो x की वैल्यू पुट करी गई है वो उस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ कहलाएगी। एग्जांपल ले लेते हैं, मैं इस x में ऐसा क्या पुट करूं कि जो इसको सॉल्व करने पे ज़ीरो बन जाए। तो देखो कुछ भी पुट करके देख सकते हैं, हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हैं। मैं x की जगह अगर मैं सपोज़ करो 2 पुट कर दूं तो देखते क्या होता है। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ मैं 2 लिख सकता हूँ। तो p ऑफ 2 इज़ इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 2 2 ज़ा 4। तो ये हो गया 4 माइनस 4 ज़ीरो। तो दोस्तों इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो ज़ीरो आ गई। इसका मतलब क्या है कि अगर जब मैंने x की जगह 2 पुट करा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आई ज़ीरो। तो इसका मतलब ये जो 2 है वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है, ज़ीरोज़ कहलाएगा। ये 2 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं इसी पॉलिनोमियल में अगर x की जगह ज़ीरो ही पुट करके देख दूँ तो क्या होगा। तो x की जगह अगर मैं ज़ीरो पुट करूँगा तो p ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ज़ीरो। तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 0 ज़ीरो, तो ये आ गया ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये ज़ीरो भी इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाएगा। इससे हमें एक बात तो ये पता चलती है कि हम एक पॉलिनोमियल के मल्टीपल ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हैं, एक पॉलिनोमियल के मल्टीपल ज़ीरोज़ हो सकते हैं। दोस्तों एक ज़ीरो इसका 2 है, एक ज़ीरो इसका 0 है खुद। तो दोस्तों इसके जो ज़ीरोज़ आए हैं वो मल्टीपल ज़ीरोज़ आए हैं। अब ज़रूरी नहीं है हर किसी के मल्टीपल ज़ीरोज़ हो, किसी किसी पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो भी हो सकता है, किसी किसी पॉलिनोमियल के मल्टीपल ज़ीरोज़ भी हो सकते हैं। अब दोस्तों नोट करने वाली बात यह है, जिस पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ज़ीरोज़ होगा वो लीनियर पॉलिनोमियल के होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के सिर्फ एक ज़ीरो होते हैं। ध्यान से सुनो, जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका सिर्फ एक ज़ीरो होएगा। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं या क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं उनके एक ज़ीरो या एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेकर दिखलाया और इसके एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो दोस्तों एक और एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं ज़ीरोज़ का। दोस्तों ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5x और इसका हमें ज़ीरोज़ फाइंड करना है। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
तो दोस्तों हम क्या करेंगे, x की जगह हम वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे, x की जगह हम 1 पुट करके देखेंगे, 2 पुट करके देखेंगे, और जिस भी वैल्यू पर ये 0 बन गया, जो भी हमने x की जगह पुट करा है वो इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। तो दोस्तों वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो दोस्तों वीडियो पॉज करके आपने आई होप सॉल्व कर लिया होगा, और जिनसे नहीं हुआ मैं उनको बता दूं कि अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करके देखोगे तो देखते क्या होता है, p(1) पुट करके देखते देखते क्या आता है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 5x मतलब 5 इंटू 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 ज़ा 2 प्लस 5, तो ये हो गया 7। ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो x को हमने 1 लेट करा था वो इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो अब x की जगह हम 2 पुट करके देखेंगे। तो दोस्तों जब हम x की जगह 2 पुट करके देखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 लिख देंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 2 ज़ा 4 प्लस ये क्या हो गया 5 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 प्लस 10 18। तो दोस्तों ये भी इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 18 आ रहा है, वैल्यू हमारी 0 आनी चाहिए थी। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आ गए और हम हिट एंड ट्रायल करने लग गए तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, मैं एक और मेथड आपको बता देता हूँ। आप हिट एंड ट्रायल सिर्फ छोटे पॉलिनोमियल्स में ही कर सकते हैं, जिसमें मतलब लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, छोटे मोटे पॉलिनोमियल्स में आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं। बाकी अगर कोई कॉम्प्लेक्स सा पॉलिनोमियल आ गया तो उसमें आप हिट एंड ट्रायल करते रह जाओगे। तो इसका एक और तरीका है, इसके ज़ीरो फाइंड करने का एक और तरीका है। हमें बेसिकली x की वैल्यू चाहिए, तो दोस्तों यही पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं, x 2x² प्लस 5x। अब दोस्तों हमें पता है इस पॉलिनोमियल को 0 बनाना है, तो दोस्तों हम इसको 0 के इक्वल तो रख सकते हैं ना, क्योंकि हमें इस पॉलिनोमियल को 0 बनाना है। अब हम इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देंगे, और जो भी x की वैल्यू आएगी वो इस पॉलिनोमियल का 0 ही कहलाएगी, है ना। बात तो वही हुई। देखो नहीं समझ में आया, दोबारा सुनो। हम क्या करते थे, हम x की जगह कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करते थे जिसकी जगह ये पॉलिनोमियल पूरा 0 बन जाए, है ना। हम x की जगह कोई भी एक ऐसी वैल्यू पुट कर देंगे कि वैल्यू 0 आनी चाहिए, तभी वो इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। अब हम ऑलरेडी इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देते हैं, जिससे x की वैल्यू जो भी आएगी वो इस पॉलिनोमियल के 0 को ही कहलाएगी, इस पॉलिनोमियल का 0 ही कहलाएगी। देखो करके देखते हैं। तो यहाँ पर 2x² है प्लस 5x है इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, तो जब मैंने यहाँ पर x को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आया, 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों यहाँ पर 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब x को उधर भेजते हैं, x को जब मैं उधर भेजूँगा तो ये x इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 2x प्लस 5, और ये तो पूरा 0 हो गया। x यहाँ पर आकर 0 में डिवाइड होएगा तो 0 ही हो जाएगा। अब 2x यहीं पर छोड़ता हूँ, 5 को उधर ले जाता हूँ, तो 0 माइनस 5 हो जाएगा ये, तो 2x इज इक्वल्स टू -5। अब x को यहाँ पे अकेला छोड़ूंगा और 2 को उधर भेजूँगा, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो -5/2। तो x की वैल्यू आ गई -5/2। इसका मतलब ये है कि जब -5/2 मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूँगा तो ये पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब -5/2 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है। हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हम सच बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा आंसर जो आया है वो क्या 0 है या नहीं है। तो 2x² में -5/2 पुट कर लेते हैं, तो p ऑफ -5/2, जहाँ जहाँ x होएगा वहाँ पे हम -5/2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -5/2। तो अब देखते हैं, 2 इंटू 5 5 ज़ा 25 अपॉन में 2 2 ज़ा 4, और ये जो माइनस था ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। दोस्तों जब भी हम स्क्वायर करते हैं किसी माइनस का तो वो प्लस में हो जाता है। अब दोस्तों 5 5 ज़ा 25, तो ये माइनस का 25 हो गया अपॉन में 2। दोस्तों 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 अपॉन 4 -25/2। अब दोस्तों 2 और 4 का एलसीएम लेंगे हम। 2 और 4 को जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे और 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ गया। 4 को और 2 को आपस में डिवाइड करेंगे तो 2 आया। 2 को अब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, तो -40/5। तो ये क्या आ गया हमारा, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4
+1 5, तो ये 50 हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा ये। अब दोस्तों 50 माइनस 50 क्या होता है, 0, 0/4 आ जाएगा, तो 0/4 0 ही होता है। तो इसका मतलब जब हमने -5/2 पुट करा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ चुकी है। अब दोस्तों देखो 1 मिनट में ये सारी वैल्यूज़ निकल गई। अब जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। मैं इसके क्वेश्चंस दे दूँगा आपको होमवर्क के लिए, और एनसीईआरटी में भी ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म बता देता हूँ। पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, बेसिकली ये एक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है, यहाँ से सारी इक्वेशंस बनती है। तो पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, पी एक्स इज इक्वल्स टू, ये पी एक्स रिप्रेजेंट करने का तरीका है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। दोस्तों ये जो इक्वेशन है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। और आपने यहाँ पर एक बात नोटिस करी होगी कि जो स्क्वायर वाली टर्म है, इसमें सबसे ज़्यादा पावर स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाली टर्म सबसे पहले आएगी, उसके बाद वाली टर्म आएगी। तो जितनी पावर होती है ना, जिसकी पावर जितनी ज़्यादा होती है वो वाली टर्म सबसे पहले आ जाती है। सपोज़ करो किसी पॉलिनोमियल में क्यूब भी है, ax³ है प्लस bx² है प्लस cx है प्लस d है, इस तरह से इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखो क्यूब सबसे पहले आ रहा है, फिर स्क्वायर आ रहा है, फिर पावर 1 आ रही है, फिर कांस्टेंट आ रहा है। तो इस तरह से ये लाइन वाइज चलते हैं, इस तरह से इसकी फॉर्म बनती है जनरल फॉर्म। तो हमें क्वेश्चन में घुमा फिरा के दे देंगे, क्यूब वाला बाद में दे देंगे, स्क्वायर वाला पहले दे देंगे। तो हमें उस क्वेश्चन को सबसे पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, देन हमें उसे फर्दर सॉल्व करना होगा। तो चलिए आगे हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, फिर हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, रिमाइंडर थ्योरम में बेसिकली हमें रिमाइंडर फाइंड करने को बोला जाएगा। 9th क्लास के क्वेश्चंस में बेसिकली यही बोला जाता है। तो दोस्तों हमने बचपन में पढ़ी होगी डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इस तरह की हमने इक्वेशंस पढ़ी होगी, है ना। तो यहाँ पर डिविडेंड क्या होता है, डिवीज़र क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। तो चलिए हम छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सपोज़ करो मैं 39 कोई नंबर लेता हूँ और उसको डिवाइड कर देता हूँ 3 से। तो उसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो कैसे करूँगा, 3 1 ज़ा 3, तो ये 0 हो गया, ये 9 नीचे उतरा, 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पर ये रिमाइंडर बच गया 0। तो दोस्तों जो 39 है, जो डिवाइड हो रहा था, वो हमारा डिविडेंड कहलाएगा। यहाँ पर डिविडेंड हमारा 39 बन गया। और जो डिवीज़र है वो होता है जो डिवाइड करता है। जो डिवाइड हो रहा होता है वो 39 है, जो अंदर आता है वो डिविडेंड होता है। डिवीज़र होता है जिससे डिवाइड करते हैं, डिवीज़र क्या होता है, जिससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर डिवीज़र हो गया 3। क्वेश्चन क्या होता है, जो वैल्यू निकल कर आती है, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है हमारा, 13। और रिमाइंडर क्या है, जो लास्ट में वैल्यू निकल कर आती है वो हमारा रिमाइंडर कहलाती है। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 0 बच गया। तो दोस्तों जो डिवाइड हो रहा होता है वो उसको डिविडेंड कहते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवीज़र कहते हैं, और जो हमारी वैल्यू निकल कर आती है, जितने टाइम्स में डिवाइड होता है, जो वैल्यू निकल कर आती है उसको क्वेश्चन कहते हैं, और जो लास्ट में बचता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। तो ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था। अब हमें 9th क्लास में क्या दे देंगे, हमें पॉलिनोमियल की फॉर्म में दे देंगे इसको। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर को हमें इस तरह से दे देंगे, पी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, इस तरह से हमें दे देंगे। पी एक्स का मतलब है डिविडेंड, जी एक्स का मतलब होता है हमारा डिवीज़र, क्यू एक्स का मतलब क्या होता है हमारा क्वेश्चन, और आर एक्स का मतलब होता है हमारा रिमाइंडर। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या दे देंगे, हमें पी एक्स और जी एक्स दे देंगे, और हमसे पूछेंगे कि हमें आर एक्स निकाल कर दिखाओ, है ना। तो अभी भी हमें यहाँ पर नॉर्मल नंबर्स में दे रखा था, ये हमारा क्या था, ये हमारा था पी एक्स, और ये था हमारा जी एक्स। तो पी एक्स और जी एक्स की मदद से हमने यहाँ पर आर एक्स निकाल लिया, है ना। तो दोस्तों ये तो हमारे नॉर्मल नंबर्स थे। हमें क्या दे देंगे, हमें पॉलिनोमियल्स दे देंगे और बोल देंगे इन पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करो और हमें आर एक्स निकाल कर दिखाओ। तो हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको कैसे निकालेंगे। सो गाइस मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने। पी एक्स हमें दे रखा है, सपोज़ करो एक्स प्लस 3x² माइनस 1, और हमें जी एक्स दे रखा है 1 प्लस एक्स। तो दोस्तों इन दोनों को आपस में डिवाइड करके हमें आर एक्स निकालना होगा। तो इसको जब हम करेंगे तो एक मेथड यूज़ करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड में क्या करेंगे, पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो अंदर जाएगा वो होएगा पी एक्स, और जिससे डिवाइड करा जाएगा वो होएगा जी एक्स।
तो इसको पहले देखो, इसको सॉल्व करने से पहले हमें इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये देखो स्क्वायर वाली टर्म एक्स के बाद आ रही है, तो उसको पहले लिख लेंगे। स्क्वायर वाली टर्म पहले आएगी, सबसे ज़्यादा जिसकी पावर होती है वो पहले आ जाती है। इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से बन जाएगी। तो इस वाले नंबर को, इस वाले पॉलिनोमियल को हमें इससे डिवाइड करना होगा। तो इसको चलो डिवाइड करते आगे। सो गाइस, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। जो पी एक्स है वो अंदर आ गया और जो जी एक्स है वो बाहर आ गया। अब देखो, अब स्टेप समझते रहना। रुको, इसको भी हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। x+1 हो जाएगा, इसको भी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब ध्यान से देखो हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले बाहर वाले की पहली टर्म देखो और अंदर वाले की पहली टर्म देखो। क्या बोला मैंने? बाहर वाले की पहली टर्म देखो और अंदर वाले की पहली टर्म देखो। तो क्या होगा इसमें, इसको और इसको बराबर बनाना होगा, इक्वल बनाना होगा। तो मैं x में इस वाले x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 3x² बन जाए। ये बन जाए मेरे पास 3x² बन जाए। मैं इस x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 3x² बन जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, हमें एक नंबर दिख रहा है 3, तो 3 तो हमें मल्टीप्लाई करना ही होगा और हमें एक और x मल्टीप्लाई करना होगा इसमें। देखो यहाँ पर x² है, एक x तो हम पे ऑलरेडी है, हमें एक और x चाहिए। तो x × x x² हो जाएगा। तो हमारे पास जब x में हम 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3x²। तो दोस्तों जब मैं इस x में 3x मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x²। तो अब अगला स्टेप क्या करेंगे, अगला स्टेप देखेंगे सेकंड टर्म को। सेकंड टर्म हमारी क्या है, 1। अब 1 को और 3x को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1 को और 3x को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 3x। फिर क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो ये 3x² प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये 3x प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये 3x² से 3x² कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, x - 3x। तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन किसका आएगा, बढ़ेगा। तो प्लस माइनस तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। और ये माइनस का 1 भी नीचे उतर जाएगा, ये -1 नीचे उतर गया। अब दोबारा से वही मेथड दोहराओ। देखो पहली टर्म को देखो, यहाँ पर x है, इसकी पहली टर्म को देखो, यहाँ पर 2x है माइनस का। तो मैं इस वाले x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास माइनस का 2x आ जाए। मैं इस वाले x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास माइनस का 2x आ जाए। अब दोस्तों x तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो एक x मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को नंबर चाहिए 2। तो मैं अगर 2 मल्टीप्लाई करूँगा माइनस का, तो मेरे पास माइनस का 2x आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो मुझे माइनस का 2 मल्टीप्लाई करना होगा इसमें। तो अगर मैं इस वाले x में माइनस का 2 मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मेरे पास माइनस का 2x आ जाएगा। फिर क्या करते हैं हम दोस्तों, दूसरी टर्म को देखते हैं। दूसरी टर्म हमारी 1 है। जैसे इस 1 को मैंने इससे मल्टीप्लाई करा था, वैसे ही इस 1 को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 1 × -2 क्या होता है, -2। अब दोस्तों साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये भी प्लस का हो जाएगा। अब -2x + 2x कट जाएंगे आपस में, ये प्लस माइनस माइनस, तो आ गया 1। दोस्तों हमारा रिमाइंडर आ गया यहाँ से rx, रिमाइंडर आ गया 1। तो ये था हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड, जिसकी मदद से हम rx को फाइंड कर सकते थे। हमें px और gx दे देंगे और हम उसकी मदद से हम rx फाइंड करेंगे। हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं समझने के लिए। गाइस दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। px दे रखा है हमें x³ - 23x² + 142x - 120 और gx दे रखा है हमें x - 1। तो दोस्तों इसको डिवाइड करते हैं आपस में। अंदर क्या आएगा, px आएगा। तो अंदर लिखता हूँ मैं x³ - 23x² + 142x माइनस क्या आ जाएगा, 120। ओके दोस्तों, बाहर क्या आ जाएगा, x - 1। x - 1 बाहर आ गया और अंदर px आ गया। अब दोस्तों अब पहली टर्म देखो, x को देखो और इस x³ को देखो। अब मैं x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास x³ आ जाए। तो मैं x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँगा कि x³ बन जाए मेरा। तो अगर मैं x² इसमें मल्टीप्लाई कर दूँगा, x² में जब एक और x मल्टीप्लाई होगा तो x³ बन जाएगा। तो दोस्तों इस वाले x में जब मैं x² मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास बन जाएगा x³। फिर क्या करते दोस्तों, दूसरी टर्म देखते हैं -1। अब -1 × x², -1 × x² क्या होता है, माइनस का x²। ठीक है दोस्तों, अब और तो कुछ है नहीं इसके आगे, तो इसको अब आगे माइनस कर देंगे, साइन चेंज करके माइनस कर देंगे। तो दोस्तों माइनस करते हैं इसको आगे,
इसके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का ये माइनस को जाएगा, ये माइनस का ये प्लस को जाएगा। तो दोस्तों एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया हमारा। अब ये माइनस का 23 है और ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का 23 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, तो साइन बढ़ेगा आता है, माइनस का आएगा 22 एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब ये 142 एज इट इज़ नीचे उतर जाएगा, 142 एक्स और ये माइनस 120 भी नीचे आ जाएगा। अब दोस्तों दोबारा x को देखो और इस 22 एक्स स्क्वायर को देखो माइनस के। अब x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँगा, x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँगा कि मेरे पास माइनस का 22 एक्स स्क्वायर आ जाए। अब दोस्तों नंबर है, नंबर तो हमें मल्टीप्लाई करना ही होगा, माइनस का है तो माइनस का नंबर लेना होगा। अब एक्स स्क्वायर चाहिए, एक एक्स हमारे पास है, एक और एक्स अगर मिल जाए तो ये एक्स की 22 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं x में माइनस का 22 एक्स मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 22 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं माइनस का जब 22 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस का 22 एक्स जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 22 एक्स स्क्वायर। फिर सेकंड टर्म को देखो, माइनस का 1 इंटू माइनस का 22 एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है मल्टीप्लाई में। अब 1 इंटू 22 ही आएगा तो आ जाएगा प्लस का 22 एक्स। अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस हो जाएगा। अब 22 एक्स स्क्वायर माइनस का है, 22 एक्स स्क्वायर प्लस का है, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट। और ये देखो ये 142 एक्स है, यहाँ पर माइनस का 22 एक्स है, 142 में से 22 गए तो यहाँ पर बचा 120 एक्स। ओके दोस्तों, अब ये माइनस का 120 एज इट इज़ नीचे उतर जाएगा। अब दोबारा x को देखते हैं, x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 120 x आ जाए। x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 120 x आ जाए। x तो मेरे पास ऑलरेडी है तो x दोबारा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को नंबर चाहिए तो 120 सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं x में 120 मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 120 x। फिर सेकंड टर्म को देखो -1 को, जब मैं -1 में 120 मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास माइनस का 120 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, ये माइनस प्लस प्लस माइनस ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिमाइंडर हमारा बचा 0। तो ये जो RX आया हमारा रिमाइंडर ये 0 आया है। ये हमारा क्या था, ये हमारा GX था, ये हमारा था PX, और ये जो हमारा निकल कर आया है, ये जो सॉल्यूशन लेकर कर आया है ये हमारा QX है। तो दोस्तों आई होप आपको रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर फाइंड करने का तरीका है लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू। अब हम इसके अलावा एक और मेथड देखेंगे, ज़रूरी नहीं है लॉन्ग डिवीज़न मेथड करके ही आप रिमाइंडर फाइंड करो, हमारे पास एक ईजी तरीका भी है जिससे आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीज़न मेथड आ गया, लिखा हुआ आ गया लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू करना है, तो आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड ही लगाना होगा उसके अंदर। नहीं तो अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि फाइंड द रिमाइंडर और आपको PX और GX दे रखे हैं, तो आपको जो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ वो लगा के ईज़िली निकाल लेना होगा। तो दूसरा तरीका क्या है समझते आओ। सो गाइस, अब हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। दोस्तों देयर आर 3 वेज टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। पहला तरीका है हमारे पास टेकिंग कॉमन फैक्टर। इसके अंदर हम सपोज़ करो मेरे पास इस तरह से एक पॉलिनोमियल दे रखा है, अब इसके हम मुझे फैक्टराइज करने हैं, इसके मुझे फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे x और x यहाँ पर देखो कॉमन दिख रहा है तो मैं एक x बाहर निकाल लूँगा और अंदर क्या बचा x माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर 1 माना जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने इसके 2 फैक्टर्स निकाल लिए, एक तो x एक x माइनस 1। दूसरा तरीका है हमारे पास बाय ग्रुपिंग। बाय ग्रुपिंग में क्या करते हैं, सपोज़ करो मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, अब मुझे इसके फैक्टर निकालने हैं। तो मैं कैसे निकालूंगा फैक्टर, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर b और b कॉमन है तो मैं इन दोनों का ग्रुप बना लूँगा। यहाँ पर x और x कॉमन है तो मैं इन दोनों का ग्रुप बना लूँगा। अब आप देख रहे होगे यहाँ पर a भी कॉमन है, यहाँ भी a कॉमन है, तो आप इन दोनों का ग्रुप भी बना सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैं बना रहा हूँ वही आप बनाओ। आप a वालों का ग्रुप बना लो और यहाँ पर आप c वालों का ग्रुप बना लो, और जिन जिन का आपने ग्रुप बनाया है उनको आप साथ लिख दो, AB प्लस
बी सी ब्रैकेट में, फिर ये ए एक्स प्लस सी एक्स। ओके दोस्तों, अब देखो यहाँ पर मेरे b कॉमन है तो b मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा a प्लस यहाँ पर क्या बचा c प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो मैंने x बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा a प्लस सी। तो दोस्तों a प्लस सी दोनों में कॉमन है, बाहर ले लो, a प्लस सी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा b प्लस एक्स, तो b प्लस एक्स। तो इसके दो फैक्टर निकल के आ गए हैं, ग्रुपिंग करने से दो फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं। दोस्तों तीसरा तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। हमें मिडल टर्म स्प्लिट करना होगा। कैसे? सपोज़ करो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 11x² प्लस 18x प्लस 7। अब मुझे बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना होगा। इसमें मैं डायरेक्ट टेकिंग कॉमन फैक्टर नहीं लगा सकता, इसमें मैं डायरेक्ट ग्रुपिंग भी नहीं कर सकता। तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो बीच वाली टर्म को किस तरह से स्प्लिट करते हैं दोस्तों? सबसे पहले 11 को देखो और 7 को देखो। मुझे 11 को और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या होता है 77 आ जाएगा। 11 इंटू 7 77। अब इसके फैक्टर कर दो, फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 7 1 7 1। अब ये किससे कटेगा 11 से। अब मेरे पास दो नंबर आया है, एक तो 7 आ गया और एक 11 आ गया। अब मुझे 7 और 11 को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करना होगा, तोड़ मरोड़ के मुझे प्लस का 18x लेकर आना होगा। तो कैसे लेकर आऊँगा? अगर मैं 11 में 7 प्लस कर दूँ तो मेरे पास 18 आ जाएगा। तो 11x² प्लस यहाँ पर क्या आएगा 11x प्लस 7x प्लस 7। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ पर बस मैंने क्या करा 18 को कुछ इस तरह से तोड़ दिया। 11x प्लस 7x 11x प्लस 7x 18x ही होता है। तो मैं अब इसके ग्रुप बना सकता हूँ, इन दोनों के ग्रुप बन गए, इन दोनों के ग्रुप बन गए। अब आगे क्या करूँगा दोस्तों, आगे मैं बनाऊँगा इनके कॉमन निकाल लूँगा। इनमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो देखो x कॉमन आ रहा है दोनों में, और एक आ रहा है दोनों में 11। तो मैं 11x बाहर ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचा सिर्फ एक x प्लस इधर क्या बचा, इधर कुछ नहीं बचा, 11x बाहर गया पूरा, तो यहाँ पर बचा 1। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में दिख रहा है मुझे 7, तो 7 मैंने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा x प्लस यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर 1। तो दोस्तों x प्लस 1 दोनों में सेम आ गया कॉमन। अगर आपको यहाँ पर सेम दिख रहा है, इसका मतलब आपने अपनी कैलकुलेशन ठीक करी है। तो यहाँ पर मेरे सेम आ गए, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन ठीक है। तो मैं x प्लस 1 बाहर ले लेता हूँ, अंदर क्या बचा 11x प्लस 7। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास यहाँ से दो फैक्टर्स निकल कर आ गए, x प्लस 1 और 11x प्लस 7। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं गाइस। मेरे पास यहाँ पर एक और क्वेश्चन है x² प्लस 3x माइनस 40। अब इसमें क्या करते हैं, हम बीच वाली टर्म को तोड़ देते हैं। तो बीच वाली टर्म को कैसे तोड़ते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके। तो x के साथ क्या है, यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है, तो x के साथ यहाँ पर 1 माना जाएगा। तो 1 को और 40 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू 40 क्या होता है 40। अब 40 के फैक्टर्स निकाल लो। ठीक है दोस्तों, तो 2 2 ज़ा 4 0 का 0, 2 1 ज़ा 2 0 का 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब दोस्तों यहाँ पर मेरे पास कुछ नंबर्स आए 2 2 2 5। अब इन नंबर्स को तोड़ मरोड़ के मेरे को 3x लेकर आना है प्लस का। तो कैसे लेकर आऊँगा, यहाँ ध्यान से देखो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये 8 हो गया। अब 8 माइनस 5 अगर मैं करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 8 माइनस 5 क्या होता है 3 होता है, तो आ गया 3। तो अगर मैं इस 3 को इस तरह से लिख दूँ, x² तो एज इट इज़, इस 3 को अगर मैं इस तरह से लिखूँ 8x माइनस 5x माइनस ये वाला 40। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट? तो 8x माइनस 5x क्या होता है 3x ही होता है, तो मैंने 3x को इस तरह से तोड़ के लिख दिया। अब इनका ग्रुप बना लो।
अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में मुझे x कॉमन दिख रहा है, तो मैंने x कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 1x प्लस यहाँ पर क्या बचा, 1x तो बाहर गया, यहाँ पर बचा 8। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में मुझे माइनस कॉमन दिख रहा है। एक तो माइनस कॉमन दिख रहा है और एक 5 कॉमन दिख रहा है। 5 की टेबल में 5 तो आता ही है, 5 की टेबल में 40 भी आता है, तो इसका मतलब दोनों में 5 कॉमन है। तो एक तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया और एक 5 कॉमन ले लिया। तो 5 की टेबल में 5 कब आता है, 5 1 वंस टाइम पे आता है। तो यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा x लिख दो, है ना, 1x लिखने की ज़रूरत नहीं है। और माइनस मैंने कॉमन ले लिया था तो यहाँ पर प्लस बचा, ये दोनों माइनस बाहर गए तो अंदर क्या बचे, प्लस। अब देखो 5 में 40 किस टाइम्स आता है, 5 8 40। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इनके कॉमन्स निकालते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप दोबारा पीछे करके देख लीजिए किस तरह से मैंने कॉमन निकाले हैं। तो अब क्या करेंगे, देखो x + 8 मेरा सेम आ रहा है, इसका मतलब कैलकुलेशन ठीक करिए मैंने। तो x + 8 बाहर निकाल लो, x + 8 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x - 5। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मेरे दो फैक्टर्स आ गए, एक तो x + 8, एक x - 5। तो ये थे हमारे मिडिल टर्म स्प्लिट के क्वेश्चंस। मैं आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चंस दे दूंगा होमवर्क में। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो गाइस, ये है आपका होमवर्क ज़रूर से करें खुद से घर पर। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे हमने सारे कवर कर लिए। तो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में खूब सारे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए चलते हैं। सी या, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।